नमस्कार, भारतवर्ष समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जेपी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज सहाय जी हैं। आप पार्टी कार्यों से यहाँ महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री साहिल श्रीवास्तव जी से चर्चा करने के लिए मुंबई प्रवास पर हैं। आपका 2 दिवसीय प्रवास है और आज मैं बहुत सारे विषयों पर बात करूँगा। सर्वप्रथम मैं सर को धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय दिया। सबसे पहले तो मेरा भारतवर्ष समाचार की टीम को मेरा हार्दिक शुभकामना मेरी तरफ से, और महाराष्ट्र की जनता को, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार और मेरा शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और मेरा हार्दिक अभिनंदन भी हम उनको करते हैं कि महाराष्ट्र मुंबई के दौरे पर आने के बाद मुझे बहुत ही उत्साहित माहौल मिला, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि महाराष्ट्र राजनीतिक पटल पे, जयप्रकाश जनता दल के प्लेटफॉर्म पे कहीं भी पीछे रहना नहीं चाहता है, और यहाँ की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमारे पार्टी पदाधिकारियों के बीच है, वो काफी लंबी छलांग लगाने को तैयार है। तो हम यही कहेंगे कि हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएं महाराष्ट्र के लोगों के साथ, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और आप लोगों के साथ ज़रूर रहेंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह आगे बढ़ें। राष्ट्रीय अधिवेशन पहली बार हो रहा है पार्टी का। उस पर यहाँ क्या चर्चाएँ हुई और राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रोग्राम है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ आने का पर्पस भी यही था कि जो हमने अभी तक जो जयप्रकाश जनता दल का विगत 2 चुनाव में प्रदर्शन रहा, 2014 में हम लोगों ने लोकसभा उम्मीदवार खड़े किए थे बिहार और श्रीनगर से, और 2019 में लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवार जहां एक साथ चुनाव हुए थे वहां हमने खड़े किए थे, तो वो 28 सीटों पे खड़े किए थे, जिसमें मल्टीपल स्टेट थे, इंक्लूडिंग दिल्ली भी था। तो और साउथ में भी हम लोगों ने कुछ कार्य किया है। तो अभी फिलहाल हम 11 से 12 राज्यों में इस पे पार्टी के अध्यक्ष को नॉमिनेट कर दिया है, और इन लोगों ने संगठन विस्तार में अपना पूरा जो ही तन मन धन से लगे हैं कि इसको हम आगे बढ़ाएं। तो मेरे विचार में ये बात आई कि क्यों नहीं एक सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को लेकर के एक अधिवेशन किया जाए, जिससे एक दूसरे के बीच सामंजस्य बने, और देश में राजनीतिक दिशा कैसी है, कैसा होना चाहिए, और हमें किसके साथ रहना चाहिए, और किन मुद्दों पर रहना चाहिए, और देश के विकास की जो गति है उसको कैसे हम देखें, और किन-किन मुद्दों की सर्वाधिक महत्ता है, इन सारे विषयों पे चर्चा के लिए कुछ उचित जगह मैं ढूँढ रहा था। तो झारखंड मुझे इसलिए लगा कि झारखंड नए राज्य बनने के बाद झारखंड की दिशा राजनीतिक जो है वहाँ बहुत ही कमजोर रही, और वहाँ पे जो भ्रमित रहा, वहाँ की जनता भ्रमित रही, और झारखंड का विकास जिस तीव्र गति से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और कायदे से देखा जाए तो अभी तक जब से राज्य बना है तब से लेकर अभी तक वहाँ भारी मात्रा में लूट है, और झारखंड को गर्त की ओर ले जाने में बहुत तेजी से वहाँ की सत्ता में जो लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि बाकी राज्यों के बनिस्पत जहाँ भी हमारा प्रेजेंस है, सबसे बुरे हाल में अगर कोई स्टेट है तो झारखंड है। तो जिसके पास सोर्स हैं वो तो बहुत बड़े हैं, और जो आम जनता है उसको समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और वहाँ का बजट भी समाप्त हो रहा है, जबकि सबसे रिसोर्सफुल स्टेट है। तो सब मिला-जुला कर के मुझे लगा कि झारखंड एक ऐसा राज्य है, जहाँ हम लोग
अधिवेशन के थ्रू एक मैसेज वहाँ भी दे सकते हैं, पूरे देश को दे सकते हैं। क्योंकि क्लाइमेट वाइज़ और जगह वाइज़ हर तरीके से झारखंड मुझे उचित लगा, इसीलिए मैंने झारखंड में यह कार्यक्रम करने का सोचा और उसकी तैयारी के सिलसिले में ही हम मुंबई आए हैं और मुंबई में अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री साहिल श्रीवास्तव जी और उनकी टीम के साथ डिस्कस किया कि आप लोगों की तैयारी कैसी है झारखंड अधिवेशन में शामिल होने की, इसी की तैयारी के लिए चर्चा हुई। सर, आप पर बहुत बड़ी जवाबदारी है। एक ऐसी पार्टी के आप मुखिया हैं, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी जैसी विभूति भारत रत्न से सम्मानित रहे हैं। उनकी एक आवाज पर इस देश में पहली बार इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा हुआ। आपको लगता नहीं है, आप प्रेशर में नहीं रहते हैं कि आप पर बहुत बड़ी जवाबदारी है? देखिए, दबाव तो राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म है, उसपे दबाव उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। जिस देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो और अगर जनसंख्या के अनुपात में वोटर को देखा जाए, तो जो सरकार को अगर देखा जाए जो बनती है, तो एक तरह से अल्पमत की सरकार बनती है, बहुमत की सरकार नहीं बनती। बट संवैधानिक प्रावधानों के तहत ये बहुमत की सरकार है, क्योंकि हम सदस्य संख्या जो चाहिए संसद की, उसको देखते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब जन समूह की आप बात कर रहे हैं, तो जयप्रकाश नारायण जो लोक नायक हैं, उनका हमेशा से जन समूह की बात करते थे और एक वक्त जिसके वजह से आज भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है, वह यह है कि लोकतंत्र की हत्या होने से उन्होंने बचाया और कोई हत्या हुई इंडिविजुअल उसमें तो है नहीं। देश की लोकतंत्र की हत्या होने से उन्होंने बचाया, नहीं तो पूरी प्लानिंग कांग्रेस की श्रीमती इंदिरा गांधी ने कर दी थी कि यहाँ का लोकतंत्र को हम राजतंत्र में बदल दें और उसके तहत कार्रवाई की गई थी। तो मेरा मानना ये है, आज भी उनकी प्रासंगिकता है। जब हम बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की, तो उसके तहत देखिएगा 42वें संशोधन से संवैधानिक संशोधन करके समाजवाद को उस जो प्रस्तावना के अंग में सम्मिलित किया गया। तो एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ और इसके तहत देश को एक समाजवाद की परिभाषा दी गई, जिसका वजह आज है कि आज आप योजनाओं के थ्रू उन समाज के हित का ध्यान रखने का जिम्मेदारी सरकार की संवैधानिक पद पे बैठे लोगों की जिम्मेदारी तय कर दी गई। नहीं तो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का रास्ता नहीं निकल पाता। या तो यह साम्यवाद की तरफ बढ़ जाता है देश, या पूरी तरह से क्रूर पूंजीवाद की तरफ बढ़ जाता है। हमारे देश की आबादी ऐसी है जो दोनों को अंगीकार स्वीकार करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूंजीपतियों की भी जरूरत है, तो साथ-साथ श्रमिकों की भी जरूरत है और दोनों के बीच सामंजस्य बनेगा, तभी जाकर के देश की तरक्की होगी। तो समाजवाद की परिभाषा जो हमारे लोकप्रिय लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिया था, उसको जब सरकार बनी, जनता पार्टी की जब सरकार बनी, तो जो लोग सरकार में आए, वो लोग खुद भी समझ नहीं पाए और वक़्त नहीं रहा जयप्रकाश जी के पास कि इस चीज़ को परिभाषित वो संसदीय व्यवस्था के थ्रू करा पाएँ। तो मुझे ऐसा लगा कि जयप्रकाश जी के विचारों की प्रासंगिकता आज भी महत्वपूर्ण है और इसको हम राष्ट्रीय अधिवेशन के द्वारा लोगों के बीच पहुँचाने का कार्य करें। राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से थोड़ा-सा खुलासा आप कर दीजिए कि लोकनायक जी के विचारों को देश के जन-जन तक पहुँचाने के लिए आपकी क्या योजनाएँ हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि देश में राजनीतिक न्याय की परिभाषा को परिभाषित नहीं किया गया है और न ही इसका कोई संवैधानिक दर्जा है। तो मैंने देखा कि पूरा देश
एक लोकतंत्र जो चल रहा है, इसकी रीढ़ की हड्डी ही राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था में अधिकार और कर्तव्य इन दोनों के बीच किस तरह का सामंजस्य हो, ताकि राजनीतिक न्याय लोगों को मिल पाए, वो नहीं है। लेकिन उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, दल बदल कानून लाए गए और भी तरह तरह की चीजें की गई, लेकिन कहीं भी आज भी आप देखिएगा, हाल के दिनों में कभी भी किसी राज्य में सरकार पे संकट आती है तो अपने विधायकों को लेकर के उन्हें सुरक्षित जगह ले जाते हैं, जहां पर कि वो उनका सरकार हो और वहां पर जाकर के उनको अपने नियंत्रण में रखा जाए, ताकि खरीदारी या दबाव के थ्रू सरकार गिरे नहीं। और इसका बहुत बड़ा नज़ारा आपने महाराष्ट्र में भी देखा और बहुत बड़ा नज़ारा आपने झारखंड में भी देखा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कैसे अपने कांग्रेस शासित राज्य में ले जाकर के छत्तीसगढ़ में उन लोगों को रखा। तो राजनीतिक न्याय कहाँ हो रहा है? दबाव में जो सक्षम है, वो विधायकों को उठा के ले जाता है और जो लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता कभी भी जो उस लेवल पे नहीं पहुँच पाते हैं, वो मानसिक दबाव में रहते हैं और ना उनको सम्मान और ना ही आर्थिक रूप से मजबूत हो पाते हैं। तो उसके लिए एक राजनीतिक न्याय की परिभाषा को गढ़ने का कार्य इस अधिवेशन के थ्रू होगा और राजनीतिक न्याय एक कानून के तहत व्यवस्था में लाने के लिए इसकी तैयारी हम कर रहे हैं और उसको हम ज़रूर लाएँगे इस पटल पे। तो ऐसी तैयारी मेरी है जिससे समाजवाद को बल मिल सके। वर्षों से, बहुत सालों से अगर मैं कह लूं तो इतना मोहहीन नेतृत्व जयप्रकाश जी जैसा किसी भी प्रकार की लालच नहीं। मैं तो कितनी बार बोला कि वो महात्मा थे, ऐसा व्यक्तित्व था। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की पार्टी के आप मुखिया हैं। आप इस देश में उनके विचारों को किस तरीके से लागू करना चाहेंगे? देखिए जो जयप्रकाश जी का जो विचार था, जो देश को संदेश था, आप देखिएगा उनकी पुराने जितने भी भाषण हैं या उनके लेख हैं, उसमें उन्होंने सिर्फ समाज के निचले स्तर तक जो व्यवस्था का जो सोर्स जो जहाँ से जनरेट हो रहा है और सामाजिक उत्तरदायित्व का जो निर्वहन है, वो देखिएगा कि वो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचाना चाहते थे। देखिए, देश आज़ाद होने के बाद भी वो बहुत सारे आंदोलनों से जुड़े, जिसमें विवेका भावे का भूदान आंदोलन भी रहा और भी इस तरह से मतलब बहुत सारे आंदोलनों से जुड़े। सबके पीछे पर्पस क्या था? पर्पस सिर्फ ये था कि देश का एक भी व्यक्ति हमारे प्रयासों से जो कार्य संपन्न हो रहे हैं कि उनके लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे बढ़ाया जाए, उनको कैसे समाज के जो वैसे लोग थे जो मुख्य धारा में नहीं थे, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। तो देश और हित के लिए, समाज हित के लिए सर्वोपरि बात करते थे और आपने देखा होगा कि जितने भी डाकू उस समय जो डकैत बड़े खतरनाक डकैत सब होते थे, डाकू मलखान सिंह, मान सिंह, पता नहीं कौन-कौन, हम लोग तो उतना याद भी नहीं है। देखिएगा जब से ज़्यादा डकैतों ने जो समर्पण किया, वो एकमात्र व्यक्ति हैं वो है जयप्रकाश नारायण। एक समय की घटना है कि डाकू मोहर सिंह या ऐसी कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है। वो इतना खतरनाक था, इतनी हत्याएँ कर चुका था, पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ता था कि इंदिरा गांधी भी उससे घबरा गई थी। तो इंदिरा गांधी ने तरीका निकाला, चूँकि अब उसको लिए आर्मी तो लगाई नहीं जाती, तो उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है और वो है जयप्रकाश नारायण को मैं चैलेंज करूँगी। तो जयप्रकाश नारायण चैलेंज को स्वीकार किया था और कहा था कि अगर मैं उसको समर्पण नहीं करा पाया, तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा और संन्यास ले लूँगा। इंदिरा जी ने चैलेंज दिया था, उन्होंने स्वीकार किया था और अंततः वो समर्पण किया और जयप्रकाश जी के चरणों में आ गया। लोक नायक जी, अभी चर्चा हो गई डाकुओं पर। ऐसे डाकुओं को उन्होंने सामाजिक जीवन में लाया, जो रात को निकलते थे
आज के माहौल में आपको हर पल, हर गली, हर नुक्कड़, हर ऑफिस जहाँ भी आप जाइए, भ्रष्टाचारियों के रूप में डाकू नज़र आ जाएँगे। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, व्यक्तित्व परिवर्तन करने का कार्य जयप्रकाश जी ने किया। जो आज के लिए प्रासंगिकता की बात मैं कर रहा हूँ कि जेपी का चरित्र का, जेपी के विचारों का, जेपी के आदर्शों का आज के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जो प्रासंगिकता है, वह इसी वजह से है कि हम व्यक्तित्व परिवर्तन के लिए ही कार्य करें और व्यक्तित्व परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा है ये मामला। ये ऐसे नहीं होगा। संसाधनों का उचित उपयोग, दुरुपयोग नहीं, उचित उपयोग और सबकी सहभागिता कैसे सुनिश्चित की जाए, इसके लिए एक कार्यक्रम और इसके लिए वैसी संकल्पना तैयार करनी पड़ेगी और कोई अकेले का बात नहीं है, जो लोग जुड़ेंगे सभी लोगों के साथ होगा। इन्हीं सब चीज़ों पे राष्ट्रीय अधिवेशन पे चर्चा के लिए मैंने इन चीज़ों को रखा है। तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ संभव है और वक़्त आने पे यह नज़र आएगा और देखते हैं कि क्या होता है। बाकी जेपी की जो आदर्श थे, उन आदर्शों पे हम काम करने के लिए आगे बढ़े हैं और एक राजनीतिक, सामाजिक उत्तरदायित्व की संकल्पना साकार करने के लिए मैं पॉलिटिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात पॉलिटिकल पार्टियों से और अपने भी लोगों से और अपनी पार्टी से भी अपेक्षा रखता राष्ट्रीय अधिवेशन में गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए किन व्यवस्थाओं पे चर्चा आप लोग करने वाले हैं? थोड़ा-सा प्रकाश डालें। हूँ। देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन में 2-3 अहम मुद्दे होंगे जो कॉमन चीज़ें हैं। एक तो ये आपको 100% रोजगार की गारंटी की योजना हम देंगे, कैसे समझ होगी ये। और दूसरा, इंडिया में, भारत में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से लोग, जो वोटर हैं, ज़्यादातर अनभिज्ञ हैं। वो सिर्फ़ इतना जानते हैं कि मैं वोट दूँगा, ये सरकार बनेगी और ये काम करेगी। लेकिन अगर वो अवेयर हो, जागरूक हो, सतर्क हो, तो जो वोटर अगर हो जाएगा, तो वो उस तरीके का कार्य न होने देगा और वो खुद भी सक्षम होगा अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति। तो इसके लिए मैंने अपने पार्टी के तहत ही एक संगठन का निर्माण किया है और उसपे कार्य चल रहा है। नेशनप्रेन्योर, जैसे आप देखते होंगे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी जब मिलती है तो एंटरप्रेन्योर, बिज़नेस एंटरप्रेन्योर आप बात कहते हैं। तो पॉलिटिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमने नेशनप्रेन्योर करके संस्था बनाई है और उनको हम पॉलिटिकली साउंड कर रहे हैं और व्यवस्था से उनको परिचय करा रहे हैं, ताकि वो अपने कर्तव्य को आगे रखें और अधिकार का भी सेवन कर सकें। तो इसी के तहत कार्य हम करें। महाराष्ट्र आए हैं आप, मुंबई आए हैं और यहाँ के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, साहिल श्रीवास्तव जी, 2 दिन तक आप लोगों का यहाँ मंथन चला होगा। आप संतुष्ट हैं उनके कार्य से? देखिए, साहिल श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है कि जेपी के बारे में मेरे से भी ज़्यादा ज्ञान रखते हैं और मेरे से भी ज़्यादा उनके डॉक्यूमेंट्री पे, उनके सारी चीज़ों पे वो उन्होंने कार्य किया है। तो जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है, सोच की बात है, तो साहिल जी की समझ काफ़ी अच्छी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र में हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ें और मजबूत संगठन यहाँ खड़ा करें और हमारी शुभकामनाएँ उनके साथ हैं। दर्शकों, हमारे साथ जेपी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सहाय जी, आपने बहुत ही बेबाकी से हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और मैं अगर कुछ ऐसी चीज़ें उनसे पूछ लिया हूँ, जो उनको लगे कि नहीं पूछना चाहिए, तो मैं अपने चैनल और अपने सारे टीम की ओर से क्षमा भी चाहूँगा।
कि आपने समय दिया और ऐसा नहीं हो कि मैंने कुछ ऐसा पूछा हो जो उनको अच्छा नहीं लगा हो। तो आज बहुत ही आप बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ मुंबई में आकर बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम आपका रहा होगा, पूरे महाराष्ट्र से लोग आए होंगे, फिर भी आपने समय दिया, तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए आपको कि उसकी सफलता और जेपी जनता दल के विचार जगह-जगह, गली-गली में पहुँचे, ऐसी मैं शुभकामनाएँ आपको देता हूँ।